हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो एग्ज़ाम जून 2024 में लिया जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, उसके लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्लास 9th और क्लास 10th का जो बुक है उसमें पॉलिटिकल साइंस के सारे प्रश्नों को आज हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू के रूप में डिस्कस करने वाले हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 के लिए। इसको ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम और बीपीएससी टीआरई 4.0 लेटेस्ट अपडेट से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे और फ्रेंड्स इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में फटाफट जहां कहीं भी आप हैं वहां पर शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, सेशन अब हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्लास 9th और क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस के सारे प्रश्नों को आज हम लोग चैप्टर वाइज इस सेशन में एमसीक्यू के रूप में डिस्कस करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी कवर करा दिया था। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। एनसीईआरटी एससीईआरटी क्लास 9th 10th हिस्ट्री और एनसीईआरटी एससीईआरटी क्लास 9th 10th ज्योग्राफी दोनों मैंने बीपीएससी टीआरई 3.0 2024 के लिए कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कक्षा 9 लोकतांत्रिक राजनीति अध्याय 1 है और इसका नाम है लोकतंत्र का क्रमिक विकास। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि प्रश्न और आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे आज के सेशन का कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए, आंसर सबको कमेंट करना है। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होगा और जो चीज़ें आप कमेंट करके बताएंगे, लिख करके हम लोग पढ़ते हैं ना, तो कहा जाता है कि चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं, इसीलिए कमेंट करते चलिएगा। ठीक है ना। चलिए, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अच्छा, बात यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की आई हुई है तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है ना, स्थापना वर्ष। और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर के दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो न्यूयॉर्क शहर में है, अमेरिका का। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब म्यांमार ने लोकतंत्र को अपनाया, साथ ही औपचारिक शासक से आज़ाद हुआ। कब म्यांमार ने लोकतंत्र को अपनाया और साथ ही औपचारिक शासक से आज़ाद हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, 4 जनवरी 1948 वर्मा स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के शर्तों के तहत जो है इसको स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 1948 में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा 1948। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। वर्मा स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के शर्तों के तहत इसको 4 जनवरी 1948 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अच्छा, म्यांमार का पुराना नाम क्या था, तो वर्मा था। ठीक है, वर्मा था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में किस वर्ष लोकतांत्रिक सरकार की बहाली शुरू हुई थी। अमेरिका में किस वर्ष लोकतांत्रिक सरकार की बहाली शुरू हुई थी। क्योंकि देखिए, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जहां पर 1980 से जो है लोकतांत्रिक सरकार की बहाली शुरू हुई थी। यहाँ पर अगर लैटिन अमेरिका जोड़ दिया जाए तो ज़्यादा परफेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। 1980 से शुरू हुई थी। वैसे अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1787 में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। किसने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किसने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ठीक है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1787 ईस्वी में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था और 1789 में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। 1789 में लागू हुआ था। तो ये भी आप साथ साथ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, देखिए किस वर्ष सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 गणराज्य में स्वतंत्र हो गया, बताएंगे। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था, 1991 में हुआ था। चलिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्लास 9th 10th एनसीईआरटी एससीईआरटी फॉर बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम 2024 के लिए कवर कर लिया है।
अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ देखिए 1992 से लेकर के अब तक बीपीएससी के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं टीआरई 3 तक, मैंने उसमें आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कवर कराया है, मॉडर्न हिस्ट्री कराया है, साथ ही साथ ज्योग्राफी कराया है, बिहार ज्योग्राफी कराया हुआ है, बिहार हिस्ट्री करा दिया है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। देखिए सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग कब हुआ था? चूँकि 1951-52 में आम चुनाव हुए थे, तो वहीं पर जो है सार्वभौमिक रूप से मताधिकार का प्रयोग हुआ था 1951 में। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा इसका प्रश्न का तरीका क्या था कि सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार प्राप्त कब हुआ, ठीक है ना, मताधिकार प्राप्त कब हुआ? तो प्राप्त ये 1950 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1950 में हुआ था। और इसका प्रयोग 1951-52 का जो आम चुनाव था उसमें किया गया था। तो इस तरह से भी आप फ्रेंड्स याद रख सकते हैं, दोनों तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। मोतीलाल नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट में जो 1928 था उसके अंतर्गत नागरिकता की अवधारणा की पुष्टि करते हुए कहा कि 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात प्रत्येक लिंग के व्यक्ति को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या संसद के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्रदान किया जाएगा। और साथ ही साथ देखिए पहले 21 वर्ष था, लेकिन जो आपका यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आपका 61वां संविधान संशोधन था, 61वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था? 1989 में हुआ था, ठीक है ना। इसके द्वारा जो है मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रख लेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950 में जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को प्रदान किया गया था और इसका प्रयोग 1951-52 के आम चुनाव में हुआ था। तो यहाँ पर 52 भी दिया गया है, वैसे आम चुनाव 51-52 में हुए थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखिए दूसरा चैप्टर है लोकतंत्र क्या और क्यों। अच्छा, लोकतंत्र का अर्थ क्या है? यहाँ पर पूछा गया है कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है, बताइए। तो देखिए लोकतंत्र का मतलब है एक तो निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ठीक है ना, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होनी चाहिए और फैसले में लोगों की जो भागीदारी है वो होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो उपरोक्त सभी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए चीन में किस पार्टी की सरकार है? चीन में किस पार्टी की सरकार है? तो फ्रेंड्स देखिए चाइना में जो है कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव होता है वहीं चीन का राष्ट्रपति होता है शी जिनपिंग, अभी चीन के राष्ट्रपति हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा वोट देने की उम्र तय सीमा है। तो वोट देने की उम्र तय सीमा है, अब 18 वर्ष हो गया है। पहले मैंने आपको बताया था अभी कि 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह आपको पता है कमल भारतीय जनता पार्टी का है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ लालटेन देखिए, यह आरजेडी का है, तीर जेडीयू का है और पंजा जो हाथ छाप है ये आपका कांग्रेस पार्टी का है। देखिए जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है? जेडीयू का, जनता दल यूनाइटेड का, तो ये तीर छाप है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद भी होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा, जनता दल यूनाइटेड की स्थापना अगर पूछा जाए तो कब हुआ था? जेडीयू की स्थापना 2003 में हुआ था, ठीक है। और आरजेडी का स्थापना पूछा गया था इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 में, तो ये मैंने कराया भी था और इसका बता भी देता हूँ, इसी सेशन में आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा कि मैंने आपको पढ़ाया था और प्रश्न पूछ लिया गया था, ठीक है। आरजेडी का स्थापना वर्ष। देखिए चीन में भयंकर अकाल जो है कब पड़ा था? चीन में भयंकर अकाल जो है ये कब पड़ा था, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स चीन में भयंकर अकाल जो पड़ा था ये आपका कब पड़ा था? तो ये ध्यान रखेंगे 1958 से 61 के बीच में चीन में खराब मौसम और सरकार की जो गलत नीति थी इसके कारण वहाँ पर भीषण अकाल पड़ा था। 1958 यहाँ पर दे रखा है। चलिए भारत में आपातकाल पहली बार कब लगाया गया था? तो देखिए पहली बार अगर हम बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि आपातकाल पहली बार 1962 में लगाया गया था भारत चीन युद्ध के दरमियान, ठीक है ना, 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक, ठीक है। उसके बाद आपका भारत पाकिस्तान के समय लगाया गया था। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करते हैं तो 1975 में भी तीसरी बार लगाया गया था। तो यहाँ प्रश्न में 1975 दे रखा है, ठीक है। वैसे आपको याद रखना है 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो भली भांति आपको याद होगा भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को किया था। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अध्याय 3 है संविधान निर्माण। देखिए प्रश्न क्या है कि रंगभेद नीति से तात्पर्य क्या है? रंगभेद नीति से तात्पर्य क्या है? तो अश्वेत लोगों से रंगभेद नीति, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रंगभेद नीति के खिलाफ आवाज़ उठाने के कारण नेल्सन मंडेला कुल कितने वर्ष जेल में कैद रहे थे? नेल्सन मंडेला आपको याद होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, अफ्रीका में, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं और रंगभेद नीति के खिलाफ इन्होंने पुरजोर विरोध किया था और 1964 में इनको कारावास की सज़ा सुनाई गई थी 1964 में, और ये 1990 में जेल से इनको रिहाई मिली थी। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1990 में ही इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और कुल ये 27 वर्ष तक जेल में रहे थे। ठीक है ना, यहाँ पर आप 27 वर्ष बना लीजिएगा ना तो ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, 27 बना लीजिए। चलिए किसने व्यक्त की कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा? बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये महात्मा गांधी जी ने जो है यह व्यक्त किया था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। देखिए किस संविधान संशोधन में मतदान करने के लिए तय उम्र सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया? तो अभी मैंने आपको बताया था यह आपका कौन सा संविधान संशोधन था? तो फ्रेंड्स जल्दी बताइए, 61वां संविधान संशोधन था। चलिए 42वां संविधान संशोधन मैं आपको बता देता हूँ, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें संविधान में व्यापक परिवर्तन हुए थे संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, चलिए यंग इंडिया पत्रिका कब प्रकाशित किया गया? ये महात्मा गांधी जी की पत्रिका है यंग इंडिया और इसको 1931 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, चलिए संविधान लिखते वक्त संविधान सभा में मौजूद सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान लिखते वक्त संविधान सभा में मौजूद सदस्यों की संख्या कितनी थी? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 299 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। भारतीय संविधान ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। 299 था, हालांकि 389 निश्चित किया गया था, बहुत लोग कहेंगे कि 389, लेकिन ध्यान रखेंगे 299 होगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अध्याय 4 आ गया, चुनावी राजनीति। देखिए बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीट, प्रश्न पढ़िएगा अनुसूचित जाति के। अच्छा बिहार विधानसभा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल सीटों की संख्या 243 है, जिसमें से देखिए फ्रेंड्स 38 सीट जो है, 38 सीट ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और 2 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है? अनुसूचित जाति के लिए 38, तो 38 होना चाहिए, यहाँ पर 38 बनाइए। ठीक है ना, 38 बना लीजिएगा, 38 आपको याद रखना है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पार्टी ने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पार्टी ने दिया था? तो देखिए गरीबी हटाओ का नारा जो है यह किस पार्टी ने दिया था? तो फ्रेंड्स यह कांग्रेस पार्टी ने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा 1971 के आम चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी जी ने दिया था, गरीबी हटाओ देश बचाओ। अच्छा एक था लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया था? तो ये 1977 में जनता पार्टी सरकार ने दिया था। देखिए यहाँ पर प्रश्न मिल भी गया कि लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था जनता पार्टी सरकार ने 1977 में। देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा मतदाता किस देश के पास है? तो सबसे ज़्यादा अपने भारतवर्ष में है। उसके बाद के निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची की सही व्याख्या करता है? अच्छा टोटल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूची हैं। ठीक है ना, 8वीं अनुसूची पूछा जाता है, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए चौथी अनुसूची से संबंधित पूछा गया है। तो चौथी अनुसूची में क्या है बताइए? आपको पता भी है कि चौथी अनुसूची में क्या है? तो इसमें राज्यसभा में जो है स्थानों का आवंटन दिया गया है, यह चीज़ आपको पता है। तो देखिए पहला नहीं है, उसके बाद दूसरा भी नहीं है, ठीक है ना, उसके बाद देखिए तीसरा भी नहीं है, चौथा यहाँ पर दिया गया, इसमें राज्यसभा के स्थान या सीट का आवंटन है। देखिए निर्वाचन आयोग का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? यहाँ पर कार्य नहीं पूछा जा रहा है निर्वाचन आयोग का, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा निर्वाचन आयोग का कार्य कौन सा इसमें से नहीं है बताइए? तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स कि यह लोकसभा, विधानसभा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है। ठीक है, ये है कार्य। राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त भी यही करता है। किसी संसद सदस्य की मान्यता अपने विचार से रद्द करेगा, ये नहीं, अपने विचार से ये रद्द नहीं करेगा। ठीक है ना, तो यही वाला आंसर इसका सही होगा। और विधान परिषद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल से यह सलाह देना है इसको, बिल्कुल ये सही है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन 3।
चलिए उसके बाद देखिए अगला अध्याय आ गया, अध्याय 5 है कि संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं। देखिए प्रश्न है कि निर्णय लेने के लिए कितनी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, निर्णय लेने के लिए कितनी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। चलिए फटाफट बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। निर्णय लेने के लिए कितनी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका 3 संस्था है, कौन कौन सा है, तो एक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। देखिए किस आयोग ने सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में 27% आरक्षण की व्यवस्था किया था। तो यह कौन सा कमीशन था, तो यह मंडल कमीशन था, मंडल आयोग था, बीपी मंडल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1979 में, ध्यान रखेंगे 1979 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था और इस आयोग का नेतृत्व भारतीय सांसद बीपी मंडल ने किया था। रिपोर्ट इन्होंने 1980 में अपना प्रस्तुत किया था और सरकार ने 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश को लागू भी कर दिया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसमें जो सिफारिश किया था इन्होंने, ये 27% आरक्षण की इन्होंने मांग भी किया था। देखिए कि संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश को पुनर्विचार करने के लिए एक बार वापस कर सकता है। बताएंगे कौन सा ये आपका संविधान संशोधन है, राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स यह कौन सा संविधान संशोधन है, तो ध्यान रखेंगे यह 44वां संविधान संशोधन है। कौन सा है, 44वां, जो कि 1978 में हुआ था। अच्छा 44वां संविधान संशोधन से आपको एक और चीज़ याद आ रहा होगा, किसी संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके उसको विधिक या कानूनी अधिकार की सूची में रखा गया था। ठीक है। देखिए अमेरिका में संसद को क्या कहा जाता है, तो अमेरिका में जो संसद है उसको कहा जाता है कांग्रेस, ठीक है ना, अमेरिकी कांग्रेस। और इसके 2 आपके सदन हैं, एक सीनेट है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है। देखिए प्रथम सदन के रूप में किसे कहा जाता है, तो प्रथम सदन के रूप में किसको कहा जाता है बताइए। तो प्रथम सदन के रूप में या निचला सदन, याद रखिएगा, निचला सदन या प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन पूछे तो ये आपका लोकसभा है। ठीक है, यह लोकसभा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई है। ठीक है, इसी चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है, गलत दिया गया है, यह आपको चुनना है। 4 कथन देख रहे हैं दिया गया है, चारों कथन आपको पढ़ना है। ध्यान रखिएगा असत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, मैं पहले राइट आंसर बता देता हूँ, केवल 3 और 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 3 और 4 में क्या है। देखिए 3 में है कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति स्वेच्छा से की जाती है, नहीं प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है, इसलिए गलत है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर के संसद बनती है, नहीं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के, 3 लोगों से मिलकर, मतलब 3 चीज़ से आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो इसीलिए ये भी गलत है, इसीलिए 3 और 4 आंसर दिया गया है। ठीक है, बाकी देख लीजिएगा, पहला सही है और दूसरा भी आपका सही है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, और यहाँ से चुनना है कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन इसमें से असत्य है। तो यहाँ पर देखेंगे असत्य कथन है, दूसरा है, क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति का लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में किसी एक का सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, नहीं, किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन लोकसभा की जो आपका सदस्यों की जो अर्हताएँ हैं वो रखना इसके लिए अनिवार्य होता है। तो ये पहला आपका सही दिया गया है, अभिन्न अंग होता है संसद का, जैसे मैंने बताया है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के संसद बनती है। तो ये वाला तो सही है, ये वाला गलत है, इसलिए यहाँ पर केवल 2 राइट आंसर इसका होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन आपको चुनना है, असत्य कथन आपको चुनना है। तो यहाँ पर देखिए संसद के दोनों सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष जो है, प्रतिवर्ष प्रथम सत्र तथा प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात पृथक रूप से दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित, नहीं, पृथक रूप से नहीं, यही गलत दिया गया। ठीक है, और राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति संसद की विधायिका शक्ति के साथ विस्तारित होती है, यह आपका सही है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा यहाँ पर आपका गलत दिया गया, ये भी आपका सही दिया गया है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा वीटो शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारण नहीं की जाती है, वीटो पावर जो है। तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा वीटो पावर जो है, यह आपका विशेषित वीटो है। विशेषित वीटो, यह अमेरिकी राष्ट्रपति इसका प्रयोग कर सकते हैं। और आपको पॉकेट वीटो याद होगा फ्रेंड्स, देखिए पॉकेट वीटो का प्रयोग जो है ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के खिलाफ पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था।
देखिए छठा अध्याय आ गया भारत लोकतांत्रिक अधिकार। देखिए भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकार का सवाल किसने उठाया था? भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकार का सवाल जो है यह किसने उठाया था, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार का सवाल जो उठाया था ये किसने उठाया था? तो फ्रेंड्स ये उठाया था बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने उठाया था। ठीक है, और बाद में 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी ने आपका बिल ऑफ राइट्स में इसकी मांग भी किया था। तो ऐसा नहीं कि मोतीलाल नेहरू बताइएगा, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, आपको याद होगा। और बाद में मोतीलाल नेहरू कमेटी ने 1928 में बिल ऑफ राइट्स में इसकी मांग भी किया था। देखिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया था? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको भलीभांति याद होगा वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन से शिक्षा का अधिकार को संविधान का जो भाग 3 है जिसमें मौलिक अधिकार हैं उसके तहत इसको शामिल किया गया था। और इसे अनुच्छेद 21(a) के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसने 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया था। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, 2002 यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम अगर पूछेगा कि लागू कब हुआ था, तो अधिकार अधिनियम जो है ये लागू कब हुआ था? तो ये चीज़ तो आपको भी याद होगा कि अधिकार अधिनियम ये लागू हुआ था 2010 में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के कुल कितने वरिष्ठ न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया था? तो फ्रेंड्स यह 1992 की ये घटना है। ठीक है ना, और इसमें टोटल जो है कितने वरिष्ठ न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया था? तो ये सुनाया था आपका, बताइए कितना राइट आंसर हो जाएगा इसका? 11। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन में लाया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके इसको विधिक या कानूनी अधिकार की सूची में रखा गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष के बच्चों के बीच उपलब्ध है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के। लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम कानून कब बना? लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम कानून कब बना? ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक, जिसको कि बोला जाता है PCPNDT अधिनियम 1994 भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा पारित एक संघीय कानून है। और इस अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, 1994 राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला अधिनियम कानून कब बनाया गया था? तो देखिए इस अधिनियम जो था ये घरेलू हिंसा महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005, ठीक है, ये 2005 में बनाया गया था और लागू 2006 से हुआ था। ठीक है, और 2006 से पूरे देश में यह लागू हुआ था। 2005 में यह बनाया गया था और 2006 में पूरे देश में लागू हुआ था। सूचना का अधिकार के लिए लिखित आवेदन शुल्क के रूप में कितना रुपया जमा करना होता है? सूचना के अधिकार अधिनियम के धारा 6(1) के अंतर्गत प्राप्त की जाने वाली सूचना के अनुरोध के साथ 10 रुपया का आवेदन शुल्क का होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए 10 रुपया। अधिकार परीक्षा लेख का अर्थ क्या है? तो ये क्या है? एक प्रकार का रिट है। ठीक है ना, 5 प्रकार के रिट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रिट जारी करने का शक्ति है। तो अधिकार परीक्षा जो है ये क्या है फ्रेंड्स? तो ये आपका है किसी व्यक्ति की नियुक्ति कानून के अनुसार नहीं हुआ हो। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसके संबंध में कौन सा अनुच्छेद है? तो स्वतंत्रता का अधिकार पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, समता या समानता। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 अनुच्छेद है। उसके बाद आपका धर्म की स्वतंत्रता 25-28। ठीक है, उसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 आपको याद है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान में किसकी व्यवस्था नहीं है?
भारतीय संविधान में प्रेस की है, स्वतंत्रता की है, बंधुत्व की है, समानता की है, किसकी नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो देखिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का है, प्रेस की नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी मतदाता को अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी उम्मीदवार के आचरण के संबंध में जानने का अधिकार है? आचरण के संबंध में, ठीक है ना, ये 16(5) है नीचे, बताइएगा ये कौन सा आर्टिकल है? तो फ्रेंड्स यह आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 19(1) का क है, ठीक है ना, जिसके तहत किसी मतदाता को अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी उम्मीदवार के आचरण के संबंध में जानने का अधिकार है। यहाँ पर दिखा अनुच्छेद 325 भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 325 क्या है? तो मतदाता सूची नियमावली से संबंधित है यह, और इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मताधिकार सूची में शामिल होने के करने योग्य नहीं होगा। ठीक है ना, शामिल होने का दावा करने योग्य नहीं होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न कार्यों में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का कार्य माना जाता है? छुआछूत का कार्य जो है इसमें से कौन सा माना जाता है? तो आपको दो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, ठीक है, ये दोनों नहीं होगा, चौथा मतलब यहाँ पर चौथा होगा उपयुक्त सभी, ये सारे के सारे हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को समान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना, बिल्कुल छुआछूत आएगा। धार्मिक, दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोकना, उपयुक्त सभी होगा। देखिए धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में किसी व्यक्ति को धार्मिक अधिकार के संदर्भ में पूछा जा रहा है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो यहाँ पर देखेंगे धार्मिक कामकाजों के प्रबंधन का अधिकार, ठीक है, और नीचे और भी दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो बिल्कुल आपका होगा, और धर्म प्रसार रोकने का अधिकार है, ठीक है, मतलब करने का अधिकार है, बिल्कुल धार्मिक कामकाजों के प्रबंधन का अधिकार है और धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। धार्मिक अधिकारों के संबंध में किसी व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है, और कोई भी विधि अपनाने का अधिकार नहीं है, कोई भी विधि, कोई भी तरीका आप नहीं अपना सकते हैं। ये दोनों राइट आंसर होगा, तो यानी कि 1 और 2 यहाँ पर केवल 1 और 2 होगा। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है या फिर कानूनी अधिकार है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला, अब क्लास 10th आ गया, 9th क्लास पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कवर हो गए आपके। अब क्लास 10th है, लोकतांत्रिक राजनीति, अध्याय 1, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। अब देखिए भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था है ये आपकी पंचायती राज संस्था में है, ठीक है ना। 50% आरक्षण बहुत जगह हो गया है। 2006 जो पंचायती राज अधिनियम था उसके तहत बिहार में तो 50% आरक्षण दिया गया, और बिहार ऐसा शायद पहला राज्य भी था, इसको याद रखिएगा। चलिए कौन रंगभेद विरोधी नहीं थे? तो यहाँ पर देखिए किंग मार्टिन लूथर थे, महात्मा गांधी थे, टॉमी स्मिथ और ऑल कॉर्लिस थे। जेड गुडी नहीं थे, ये एक टेलीविज़न कलाकार हैं, ये नहीं थे। चलिए उसके बाद देखिए किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार अभी मैंने आपको बताया था 19 से लेकर के 22 तक में है, और इसमें स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में प्रदान किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 19 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। राजनीतिक में धर्म की समस्या के रूप में तब खड़ी होती है जब राजनीतिक में धर्म एक समस्या के रूप में तब खड़ी होती है जब धर्म को राष्ट्र मान लिया जाए। धर्म को अगर राष्ट्र मान लेंगे तो एक समस्या हो जाती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ आधारित हैं। सांप्रदायिक राजनीतिक बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, यही तो है, सब लोग अपने धर्म का ढोल बजाएंगे। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? किसी धर्म से नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम ब्रिटेन देश ने कब महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था? ब्रिटेन में। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए बहुत लोग 1928 कहेंगे, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिएगा यह अधिकार जो है 10 जनवरी 1918 को, 10 जनवरी 1918 को, ठीक है, 10 जनवरी 1918 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने, ठीक है ना, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को वोट देने के अधिकार की मंजूरी दिया था 1918 में। पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया कि 10 जनवरी 1918 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को वोट देने का अधिकार को मंजूरी दिया था। लेकिन बाद में 1928 में क्या हुआ? वयस्क मताधिकार, यानी कि 21 वर्ष से जो अधिक उम्र की महिलाएं हैं, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
28 से ये शुरू हुआ था, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। भारत में किस आधार पर विभाजन संभव है? तो भारत में किस आधार पर विभाजन संभव है? तो फ्रेंड्स ये धर्म के आधार पर, ठीक है ना, धर्म के आधार पर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पंचायत के लिए निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग की नियुक्ति यह राज्यपाल करता है और पंचायत चुनाव की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नगरीय शासन व्यवस्था को कब और किस संशोधन में अपना दिया मान्यता दिया गया था? नगरीय शासन व्यवस्था को, नगरीय शासन यानी कि जो नगर निगम वगैरह हैं, ठीक है ना, इसकी बात की जा रही है। तो ये आपको दिया गया था 74वां संशोधन था और पंचायती राज को 73वां था। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। पंचायती राज को जो ग्रामीण निकाय है, देखिए कितनी जनसंख्या पर नगर पंचायत की स्थापना की जाती है? तो ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, 12,000 से 40,000 के बीच में। चलिए उसके बाद फ्रेंड्स अगला प्रश्न कर लेंगे हम लोग कि नगरपालिका कार्य क्षेत्र विशेष अनुसूची में है। तो नगरपालिका का है आपका अनुसूची पूछा गया, जिसमें 12 अनुसूची था, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये आपका आता है अनुसूची 12 में, और 11वीं में आपका जो पंचायती राज वगैरह है ये है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जिला परिषद का कार्यकाल तो ये 5 वर्ष का होता है। उसके बाद देखिए भारत एवं अमेरिका के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान एक समान है? तो एक समान कौन सा है इसमें से? देखिए 4 ऑप्शन दिख रहा है आपको, थोड़ा सा और छोटा कर दूँ ताकि आपको 4 ऑप्शन दिखे। तो संविधान के निर्वाचन के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका पाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा भारत एवं ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? भारत और ब्रिटिश संविधान के संबंध में देखिए दोनों देशों में संसदीय प्रणाली का प्रावधान है। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ही लिया गया है और संघात्मक जो लिया गया है संघात्मक कनाडा से लिया गया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए भारतीय संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची दिया गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ लिया गया है। यहाँ पर देखिए ये है आपका विषय और सूची। तो आपको पता है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कि संघ और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा है, ये 7वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब यहाँ पर देखिएगा संघ सूची की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आप इसे भी ध्यान रखिए। देखिए संघ सूची में क्या क्या आता है? तो संघ सूची में आपका विदेशी मामले, रेडियो, टेलीविजन, डाक, बचत बैंक, शेयर बाजार, बैंकिंग, बीमा, रेलवे, रक्षा, ये सब संघ सूची है। राज्य सूची में आपका पुलिस, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, पंचायती राज, भूमि सुधार, ये आपका राज्य सूची का है। उसके बाद अगर बात करते हैं समवर्ती सूची का, तो शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण, वन, ये सब आपका समवर्ती सूची है। तो वन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया भी गया, सॉरी, तो समवर्ती सूची दिया भी गया, सही है। शेयर बाजार, अभी मैंने बताया था आपको कि शेयर बाजार, बैंकिंग, बीमा, रेलवे, रक्षा, बचत बैंक, डाक, ये सब आपके संघ सूची के विषय हैं। ये वाला गलत है। डाक, बचत बैंक संघ सूची है, बिल्कुल सही है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची है, बिल्कुल सही है। कौन सा सुमेलित नहीं? तो ऑप्शन यहाँ पर 2 राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान में राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं होता है? राज्य सूची में शामिल नहीं है। देखिए दंड प्रक्रिया संहिता जो है, दंड प्रक्रिया संहिता, यह आपका राज्य सूची में नहीं। बाकी पुलिस, कारागार, कानून व्यवस्था, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से देखिए किन आयोग या समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है? और यहाँ पर देखिए आंसर आपको उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, यह आपको चुन करके बताना है, ठीक है, बताइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स किसका संबंध जो है आपका केंद्र राज्य संबंध से नहीं है? तो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी का। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी का संबंध जो है चुनाव के राज्य वित्त पोषण से है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो केवल 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान में उपबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है। देखिए नहीं पूछा गया है, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, बताइए कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा संसद विधि के द्वारा, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, संसद विधि द्वारा अंतर्राज्यीय विवादों की जांच करने और सलाह देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेगी। ये आपका जो है सही नहीं दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के संघ लोक सेवा आयोग के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर सही है?
बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर होगा कि इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, चलिए बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो फ्रेंड्स ये राष्ट्रपति हैं, ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। चलिए अगला चैप्टर आ गया सत्ता में साझेदारी। देखिए संघ राज्य की विशेषता नहीं है, संघ राज्य की विशेषता नहीं पूछा गया। अच्छा विशेषता क्या क्या है तो ये पहले सुन लीजिए क्या क्या विशेषता है। संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि सर्वोच्च न्यायपालिका और दोहरी शासन व्यवस्था। तो यहाँ पर इकहरी दिया गया है, ये नहीं है, दोहरी शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है इसमें से बताएं राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर अमेरिका हो जाएगा। चलिए भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में है? तो अभी मैंने बताया था आपको 7वीं सूची अनुसूची में है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि कारण बताइए। क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव ये कम करती है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में देशी रियासत की संख्या कितनी थी? तो देखिए उस समय देशी रियासत की अगर बात करते हैं तो 565 थे और उनमें से 3 देशी रियासत स्वतंत्रता के समय 565 थे और उस समय 3 देशी रियासत जो थे ये कौन थे? तो हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़, इसको छोड़ करके 362 स्वेच्छा से भारत संघ में मिल गए थे। 362 562 300 नहीं 500 ना होगा 562, ठीक है ना, 562 स्वेच्छा से मिल गए थे। तो कहीं कहीं आपको 565 भी मिल जाता है, कहीं कहीं 562 भी आपको मिलता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विदेश नीति, संचार साधन, मुद्रा, बैंकिंग इत्यादि विषय पर कानून बनाने का अधिकार किससे है? तो अभी मैंने बताया था ये सब संघ सूची का विषय है और इसको केंद्र के द्वारा जो है बनाने का इसको अधिकार है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्थानीय महत्व के विषय जैसे कि जेल, स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस को किस सूची में रखा गया है? तो ये सब आपके राज्य सूची के विषय है ना भाई, राज्य सूची राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? मैंने स्टार्टिंग में ही कराया था, सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। हालांकि 1989 से ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन ऑफिशियली 1991 में। देखिए किसी राज्य की सीमाओं के अस्थायित्व पर किसका नियंत्रण है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये संसद का होता है। चलिए भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में भाषा को रखा गया? ये प्रश्न बिल्कुल समझ में मुझे नहीं आया। वैसे तो मैंने भाग अगर पूछता तो भाग 17 में तो रखा गया, ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। भाग 17 में अनुच्छेद 43 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी होगी, ये कहा गया है, ठीक है ना। तो ये समझ में नहीं आया और 22 भाषाओं को उल्लेख भी किया गया है। तो यहाँ आंसर 22 दे दिया गया बुक में, लेकिन होना चाहिए किस अनुसूची में रखा गया। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को? तो 22 भाषाओं को। देखिए भारत की आत्मा गाँव में बसती है, यह किसने कहा था? तो फ्रेंड्स यह स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी का है, ठीक है ना। पंचायती राज अधिनियम किस अनुच्छेद में रखा गया है? पंचायती राज अधिनियम को किस अनुच्छेद में रखा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा एक प्रश्न ये भी बनता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? तो यह अनुच्छेद 243 है और इसी में पंचायती राज को रखा गया है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 243। अच्छा पंचायतों का जो गठन है यह अनुच्छेद 40 में है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बिहार में पंचायती राज की किस स्तरीय स्वरूप है? कौन सा स्तरीय? तो फ्रेंड्स ये आपका त्रिस्तरीय स्वरूप है, आपको पता है त्रिस्तरीय स्वरूप है। पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से शुरू किया गया था। बिहार पंचायती राज अधिनियम में कब से 50% का प्रावधान है? तो मैंने आपको बताया था 2006 से, ठीक है। ग्राम सभा की बैठक 1 वर्ष में कितनी बार होगी? 1 वर्ष में 4 बार होगी। कितनी बार होगी? 4 बार होगी, ठीक है। 1 वर्ष में कितनी बार होगी? 4 बार होगी, याद रखिएगा। और कहीं कहीं किसी किसी राज्य में 2 वर्ष भी है, मतलब 2 बार भी है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, लेकिन 4 बार राइट आंसर होगा इसका। न्याय मित्र किसके कार्यों में सहयोग देता है? न्याय मित्र जो है किसके कार्यों में सहयोग देता है? तो फ्रेंड्स ये सरपंच का, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ग्राम कचहरी के कार्यों में सहयोग कौन देता है? राइट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स? तो ये आपका न्याय सचिव हो जाएगा। चलिए अगला चैप्टर आ गया लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। वर्ष 1975 की भारतीय राजनीति किस लिए जानी जाती है? तो 1975 में मैंने बताया था कि जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था, ठीक है। देश के अंदर आपातकाल
लागू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। उस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। इसमें से कौन राष्ट्रीय दल है? अच्छा, वर्तमान में टोटल राष्ट्रीय दल कितने हैं? 6 राष्ट्रीय दल हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी इसमें से राष्ट्रीय दल है। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून की बात करते हैं तो 1985 में आपको 52वां संविधान संशोधन याद होगा। ठीक है ना, इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था संविधान में और दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो यहाँ पर देखिए सांसद और विधायक पर यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए, गठबंधन सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में है? तो गठबंधन जहाँ बहुदलीय होगा वहीं पर तो होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था पाकिस्तान और बांग्लादेश में है, तो 1-3 राइट आंसर हो जाएगा। भारत में भी है। कौन सा प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक दलों का होता है? तो राजनीतिक दलों का एकमात्र उद्देश्य मेरे हिसाब से सत्ता प्राप्त करना होता है, चाहे वह नैतिक स्तर पर या फिर अनैतिक स्तर पर, सत्ता प्राप्त करना ही मुख्य लक्ष्य होता है। तो ऑप्शन हम 1 पर टिक लगाएंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दलों की नींव जो है ये सर्वप्रथम पड़ी थी ब्रिटेन में। कहाँ पर? ब्रिटेन में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 2005 में सूचना का अधिकार की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 2005 में सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था यह सूचना का अधिकार अधिनियम, और राजस्थान से शुरुआत हुई थी इसके। चलिए, राजनीतिक दल का आशय क्या है? तो व्यक्तियों का समूह है एक। उसके बाद देखिए श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 में। ठीक है ना। देखिए, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ये प्रश्न अभी बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था 3.0 में। ठीक है, पानी की कीमत में वृद्धि बोलीविया में हुआ था। देखिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू हुआ था? ताड़ी विरोधी आंदोलन तो ये आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न हमारा कि नर्मदा घाटी किस राज्य में स्थित है? नर्मदा घाटी जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यह है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में। चलिए, भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता कौन थे? भारतीय किसान आंदोलन तो ये महेंद्र सिंह टिकैत हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो एम.एन. रॉय ने किया था। और चूंकि संस्थापक सदस्य में जो संस्थापक सदस्य थे उसमें एस ए डांगे भी थे, इसलिए यहाँ पर एस ए डांगे होगा। एम.एन. रॉय याद रखिएगा। कानपुर आपको याद भी होगा जगह। देखिए, राजद पार्टी की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय जनता दल, यहीं पूछ लिया गया था। इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 जो रद्द हुआ था उसमें, तो 1997 में। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 करेक्ट आंसर इसका। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह ने पार्टी की स्थापना कब किया था? तो फ्रेंड्स इन्होंने किया था 1992 में। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे। देखिए, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा कभी दिया गया था? तो 1971 में। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। देखिए, निम्नलिखित में से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाले राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता दिया जाता है? अब इस सारे कंडीशन आपको 4-5 प्रश्न में मिल जाएंगे, मुझे एक्स्ट्रा बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, इसका आंसर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए अगला कंडीशन क्या बनता है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता निम्नलिखित में से कौन देता है? तो यह निर्वाचन आयोग देता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब प्रदान किया जाता है? तो एक कंडीशन यहाँ पर आ गया। यहाँ पर देखिए, यह है उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। क्योंकि लंबा प्रश्न है, मतलब ऑप्शन है, तो ये पूरा स्क्रीन पर आपको नहीं दिख पाएगा एक साथ। देखिए, अगला कंडीशन है कि भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? तो ये कंडीशन है कि 4% वैध मत अथवा अधिक राज्यों में, 4 से अधिक राज्यों में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है। तो फ्रेंड्स यह बहुदलीय पद्धति की, ठीक है ना, बहुदलीय पद्धति है हमारे यहाँ। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? बताएंगे? तो फ्रेंड्स ये आपका 14 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी मैंने बताया था टोटल 6 राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी हैं। ठीक है, और आम आदमी पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। कौन सा क्षेत्रीय दल है इसमें से? तो आप देख सकते हैं अकाली दल क्षेत्रीय दल है। चलिए, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो 4%। ठीक है ना, 4% चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए भारत में, एक मिनट रुक जाइए, हाँ चलिए आ गया यहाँ पर। देखिए भारत में दलीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किस एक व्यवस्था का अंग है? तो भारत में दलीय व्यवस्था किसका अंग है? तो फ्रेंड्स ये अंग है आपका राजनीतिक व्यवस्था का। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय साम्यवादी दल के विभाजन होने पर भारतीय साम्यवादी मार्क्सवादी का जन्म हुआ था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1964, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, अध्याय 4 आ गया, लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। चलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुरूप नहीं है? कौन सी बात इसमें से लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? चलिए बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स बहुसंख्यों का शासन, ठीक है ना, ये नहीं है। चलिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में किन मुद्दों पर सफलता पाई है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने किन मुद्दों पर सफलता पाई है? तो यहाँ पर देखेंगे लोगों के बीच टकराव समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लोकतंत्र की सफलता का कारण क्या है? तो निश्चित रूप से शिक्षा है। ठीक है, लोकतंत्र की सफलता का मुख्य कारण। देखिए 15वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ था? अब 15वीं हटा दीजिए, अब आप 18वीं लोकसभा इलेक्शन याद रखिएगा, यह भी हो रहा है। ठीक है ना, ये 18वीं है। चलिए देखिए किसे बढ़ाने में लोकतंत्र मददगार होता है? तो समझदारी, विश्वास, शिक्षा, किसे बढ़ाने में लोकतंत्र मददगार होता है? तो यहाँ पर 4 राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र का आशय क्या है? जनता द्वारा शासन होता है ना, या राजा के द्वारा, सैनिक के द्वारा, जनता के द्वारा। चलिए अब आ गया नेक्स्ट चैप्टर हमारा, लोकतंत्र की चुनौतियाँ। लोकतंत्र की सफलता जो है यह निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिला की भागीदारी कितनी थी? ये क्वेश्चन रहने दीजिए। ठीक है ना, अब चुनाव हो रहा है, फिर आपको नया आंकड़ा निकल करके आएगा। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह स्टेटमेंट अब्राहम लिंकन का है। ठीक है, चलिए क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है किसका? तो फ्रेंड्स यह अलगाववाद का। चलिए उसके बाद देखिए 15वीं लोकसभा चुनाव के यूपीए की सीटों पर कितनी सीटों पर विजय पाई थी? अभी पिछला अगर हम बात करते हैं तो 17वीं लोकसभा था, और इसमें आपका कितना 52 सीट जीता था कांग्रेस ने। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, इतना पुराना नहीं पूछा जाएगा। भारतीय लोकतंत्र किस प्रकार का है? तो हमारे यहाँ पर जो है प्रतिनिधियात्मक है। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। किसने कहा था कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए? तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम हो। यह स्टेटमेंट किसका है? इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर हैमिल्टन का है। चलिए राजनीतिक सुधार से क्या तात्पर्य है? राजनीतिक सुधार से क्या तात्पर्य है? तो राजनीतिक दलों में सुधार को राजनीतिक सुधार कहा जाता है। यही होगा क्या, बताइए? नहीं, लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा इसका। चलिए उसके बाद देखिए लोकतंत्र की परिभाषा का अर्थ बताएं। चलिए सभी दिख रहा है आपका, लोकतंत्र की परिभाषा का अर्थ बताएं। तो लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें लोग अपने शासकों का चुनाव करते हैं। ठीक है ना, जनता करती है चुनाव। चलिए एक अच्छे लोकतंत्र को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो एक अच्छे लोकतंत्र में शासन को जनता चुने और जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप शासक काम करे। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। आप देख सकते हैं, बाकी ऑप्शन भी आप पढ़ लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि बहुत लंबा ऑप्शन है। लोकतांत्रिक सुधारों को किस प्रकार लागू किया जा सकता है? लोकतांत्रिक सुधारों को कानून और विभिन्न नीतियों या फॉर्मूलों से लागू किया जा सकता है। पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही दिख रहा है। ठीक है ना, तो आपको 3 ऑप्शन दिखे हैं, चौथा मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ठीक है, पहला सही है इसमें से। दुनिया के कितने भागों में लोकतांत्रिक शासन नहीं है? तो अभी भी अगर हम बात करते हैं तो दुनिया के लगभग 1/4 भागों में लोकतांत्रिक शासन नहीं है। चुनौती किसे कहते हैं? तो चुनौती विभिन्न तरह की मुश्किलें जो हैं उन्हीं को तो हम लोग चुनौती कहेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विस्तार की चुनौती से आप क्या समझते हैं? विस्तार की चुनौती से आप क्या समझेंगे? तो यहाँ पर देखेंगे तो आप उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। लोकतंत्र की एक चुनौती का उल्लेख करें, इसमें से कौन सा है लोकतंत्र की एक चुनौती? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका इसमें से होगा बुनियादी आधार बनाने की चुनौती, जैसे कि सेना का नियंत्रण समाप्त करना है, यह है आपका। चलिए उसके बाद देखिए लोकतंत्र की विस्तार की चुनौती का एक उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा महिलाओं और अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न है और हमारा यह सेशन यहीं पर समाप्त होगा। प्रश्न की लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती का एक उदाहरण है। इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, और फ्रेंड्स प्लीज़
इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। क्लास 9 10th आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस मैंने कंप्लीट करा दी।